Hello, my dear students of class 10th of ICSE. Welcome to Imavate Academy. My name is Sunando Devnath. So we have already started with the numericals on principle of moments. In the previous lecture, we discussed a lot of numericals on principle of moments. Okay, I hope you people have watched the previous lecture very sincerely. और बहुत important topic है और बहुत basic level से principle of moments को मैंने समझाया है. We discussed quite a few numericals in the previous lecture. इस सिलसिले को हम जारी रखते हैं आज के लेक्चर में भी. Today also we will do a lot of numericals from the same topic, principle of moments. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स को पिकअप किया गया है. अगर ध्यान से समझोगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के ऊपर किसी भी तरह का न्यूमेरिकल्स आ जाए एग्जाम में तुम आराम से कर लोगे. But the condition is that proceed with a sequence. Without watching the previous lectures, you should not watch today's lecture. The link of the playlist which contains all the previous lectures is given in the description box of this video. So click on that link and go to that playlist, watch the previous lectures in proper sequence. Only then you continue with today's lecture. So I hope that you have done that. अगर देख चुके हो previous lecture तो चलो start करते हैं. Get a notebook so that you can solve the questions along with me. So ready? Let us start the video, the lecture. A uniform meter rule of mass 100 grams is balanced. एक word का importance को समझो. A uniform meter rule of mass, उस मीटर रूल का मास दिया हुआ है यानी वेट 100 ग्राम फोर्स है. अगर मास 100 ग्राम है तो हम क्या बोलेंगे, इस मीटर रूल का वेट 100 ग्राम फोर्स है. सिंपल है. मास ग्राम्स में है तो वेट को हमने जीएफ लगा दिया तो वेट हो गया. इट इज बैलेंस्ड मतलब कि वो इक्विलिब्रियम की स्थिति में है. बैलेंस्ड का मतलब बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली. इस बात को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था जहां पर ये वर्ड यूज किया गया था, बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली. देखो ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था. तो बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली बोले चाहे सिर्फ बैलेंस्ड बोले या रेस्ट हॉरिजॉन्टली बोले, सब मीनिंग सेम है. इस पर मैंने ऑलरेडी बात किया था प्रीवियस लेक्चर में. तो बैलेंस्ड का मतलब है कि वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है. इट मींस इट इज इन द स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. इसका मतलब क्या हिडन मीनिंग है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स एंड क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर इक्वल, क्योंकि तभी वो बैलेंस हो पाएगा. राइट. ओके. ऑन अ फल्क्रम एट मार्क 40 सेंटीमीटर. तो हमने फल्क्रम किस पॉइंट को किया है, 40 सेंटीमीटर को. एंड इट इज बैलेंस्ड कब, जब वी हैव सस्पेंडेड एन अननोन मास m एट मार्क 20 सेंटीमीटर. तो 20 सेंटीमीटर मार्क पर हमने एक अननोन मास m को सस्पेंड किया है और तब जाके ये बैलेंस हुआ है. Now we need to draw the figure. Without the figure we cannot even proceed with the फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सो फिगर कुछ ऐसा है. एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है. देखो जो भी चीज मैं फिगर में करूंगा, मार्क करूंगा, इंडिकेट करूंगा फिगर में, वो कुछ भी मैं अपनी मर्जी से नहीं करूंगा. जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है एग्जैक्टली उसी को कर रहा हूं. यूनिफॉर्म मीटर रूल है मतलब कि ये 1 मीटर का रूल है. दैट मीन्स इट स्टार्ट्स एट 0 सेंटीमीटर्स एंड द एंड इज एट 100 सेंटीमीटर्स. अगर हाफ मीटर रूल बोलता, क्वेश्चन अगर बोलता अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल, तो फिर मैं हाफ मीटर का बनाता, 50 सेंटीमीटर्स तक बनाता, 100 नहीं. लेकिन यहाँ मीटर बोला है तो 100 सेंटीमीटर्स तक है. क्लियर ना. इसका जो मास है, मास या फिर अगर हम इसको वेट में सोचे तो 100 ग्राम फोर्स वेट कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ये बात भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था. इसके मिड पॉइंट पर जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है. The center of gravity is exactly at the middle, which is 50 centimeters. Right. So 50 centimeters per, we will indicate the weight of the meter rule, which is nothing but 100 gram force. This is said in the question. You should see that I have not mentioned as gram, but I have mentioned as gram force because this is the weight. So weight we indicate, forces, not mass. And weight is force. So इसको हमने weight में convert कर लिया, gram force कर दिया और 50 पर show किया है. अच्छा, अब ये बैलेंस्ड है. फल्क्रम किधर है, फल्क्रम इज एट मार्क 40 सेंटीमीटर. मैं नहीं बोलता हूं, क्वेश्चन बोल रहा है ये बात. तो 40 कहीं यहां पर होगा, 50 के लेफ्ट साइड में ही होगा. हो गया हमारा फल्क्रम. नाउ अभी हमने इसको बैलेंस कैसे किया है, बाय सस्पेंडिंग एन अननोन मास एट मार्क 20 सेंटीमीटर. सो समवेयर हियर इज 20 एंड 20 सेंटीमीटर पर हमने एक अननोन मास m को सस्पेंड किया है, तब जाके ये बैलेंस हुआ है.
सो इसको m ग्राम फोर्स हमने नाम दे दिया, m ग्राम फोर्स सोल्यूशन। अब ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड अगर है इसका मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स एंड क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर इक्वल, सो वी कैन नाउ यूज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अकॉर्डिंग टू, बहुत सिंपल हो गया हमारा काम, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स in equilibrium, anti-clockwise moments is equal to clockwise moments. The anti-clockwise moment is produced because of this m gram force, क्योंकि इसे anti-clockwise घुमाने की कोशिश कर रहा है, right? So it is m, weight is m, and the distance from the pivot, and this m is 40 minus 20, which is 20. Let us write 40 minus 20, isn't it? Are you getting my point? ये distance है ना pivot से m का, m के बीच का this distance. So यहाँ 20 है, यहाँ 40 है, so 40 minus 20. Clear? Clockwise moment is produced because of this 100 gram force. So यहाँ लिख दिया force 100 into the distance. Now distance is 50 minus 40, है ना? 50 minus 40 समझ में आ रहा है? हम इस distance की बात कर रहे हैं, 50 minus 40. Now m का वैल्यू इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, वेरी सिंपल टू सॉल्व. सो m into 20 is equal to 100 into 10, कट गया ये, 25 are 100, m हमारा 50 आ गया, m का वैल्यू 50 है, यानी अगर हम मास के टर्म्स में बोले तो मास विच इज सस्पेंडेड एट 20 सेंटीमीटर्स इज 50 ग्राम्स, और अगर वेट के टर्म्स में बोले तो m इज द वेट, m इज 50 ग्राम फोर्स. वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ m कितना आया, 50. ओके, सॉल्व करने से 50 आ गया. तो यहां पर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m इज 50. डन, वी आर डन, m इज 50. और अगर मास के टर्म्स में बोलेंगे द मास m is 50 grams. Done. Answer. First part is done. Second part में चलते हैं. Very simple. To which side will the rule tilt? बहुत easy question है, concept को समझो. To which side the rule will tilt if the mass m is moved to 10 centimeter mark? अभी ये जो मास m है ये 10 सेंटीमीटर पे नहीं है, अभी किस मार्क पर है, 20 पर है. 20 पर है ना, क्वेश्चन ने बताया है कि m 20 पर है. लेकिन सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम इस m को 10 सेंटीमीटर मार्क में लेके चले गए, यहाँ तो 10 होगा कहीं, या यहाँ पर 20 के आगे कहीं 10 है ना, 0 और 20 के बीच में 10 है. तो अगर हम इस m को, एक मिनट, इस m को उठाकर यहाँ लेकर आ जाते हैं. देखो जैसे मैंने अभी उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दिया, देखो मैंने शिफ्ट कर दिया 10 पर, 10, हालांकि थोड़ा सा और शिफ्ट होना चाहिए बिकॉज 10 इज हियर. ओके, तो 10 पर शिफ्ट कर दिया तो वो किधर टिल्ट हो जाएगा, क्या कहीं वो टिल्ट होगा कि अभी भी इक्विलिब्रियम में रहेगा? ऑब्वियसली अभी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा भाई, क्योंकि 20 पर रखा था तब वो इक्विलिब्रियम में था, तब वो हॉरिजॉन्टल था. अभी तो हमने शिफ्ट कर दिया तो फिर मोमेंट्स बैलेंस्ड नहीं है, इक्वल नहीं है. तो अभी किधर टिल्ट होगा? तो लेट मी not change the figure in this one, let us go back to 20 only in this original figure. इस फिगर को मैं चेंज नहीं करता हूँ, I will draw a new figure now. सेकेंड क्वेश्चन में फिगर हमारा कैसे होगा, लेट मी इरेज दिस थिंग्स. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में फिगर कैसा होगा, वो फिगर भी मैं अपनी मर्जी से नहीं बना रहा हूँ, क्वेश्चन मुझे बताया है कि मिड पॉइंट पर तो ये 50 है, ठीक है, द वेट ऑफ द रूल दैट तो आई विल इंडिकेट एज इट इज. पिवट हमारा 40 पर है, ये भी क्वेश्चन ने बोल दिया है. हाँ, अब इधर है हमारा 10, और 10 पर हमने ये m जो कि हमने निकाल लिया है, m का वैल्यू 50, उसको हमने 10 सेंटीमीटर मार्क पर सस्पेंड किया, 20 से 10 पर कर दिया है. दिस इज 0 सेंटीमीटर, दिस इज 100 सेंटीमीटर. तो फिगर हमारा कुछ ऐसा है ना चिल्ड्रन. आई हैव ड्रॉन द फिगर, द सेम फिगर, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, बस एक चीज को चेंज किया है कि ये जो m था, जो कि m का वैल्यू हमने निकाल लिया 50 ग्राम फोर्स, उसको हम 20 से 10 सेंटीमीटर पर शिफ्ट कर दिए. तो अभी तो ऑब्वियसली ये इक्विलिब्रियम की स्थिति में नहीं है, ऑल्दो वी हैव ड्रॉन इट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, हमने ड्रॉ किया है हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये किसी तरह साइड टिल्ट हो जाएगा. इनफैक्ट वो पूछा है हमें कि किस साइड टिल्ट होगा. So let us find out the anti-clockwise moment and let us find out the clockwise moment and let us see that which moment is more. Okay,
So anti-clockwise moment is because of this 50 gram force. 50 into what is this distance? Always take from pivot, जहां से हमने नाइफ एज रखा है वहां से डिस्टेंस लेते हैं, सेंटर से मत लेना, पिवट से फोर्स तक का डिस्टेंस। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ही चीज एक ही कॉन्सेप्ट को मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। 40 minus 10 is 30, so 1500, and unit is gram force centimeter. Force का unit is gram force, and this is nothing but centimeters na, these units are centimeters. 0 centimeters, 10 centimeters, 40 centimeters, 50 centimeters. The unit is gram force centimeter. This is anti-clockwise moments, right? Now let us find out the clockwise moments. Obviously equal नहीं है, इसलिए वो balanced नहीं रहेगा. Clockwise moment is because of this 100 gram force. So 100 into what is this distance? 50 minus 40, that is 10. Let us write down 50 minus 40. Then we will write 10. ये सारे steps लिखना important होता है. Don't skip any steps. So in the third step we write 1000 gram for centimeter. अब देखो हमें पता चल गया कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज ग्रेटर देन क्लॉकवाइज मोमेंट्स, है ना. 1500 इज मोर देन 1000. Therefore, the rule will tilt towards the side M. मतलब जिधर हमने M को रखा उधर झुक जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है, तो एंटी क्लॉकवाइज साइड में वो झुक जाएगा. मतलब जिधर हमने मास M को रखा है उधर झुक जाएगा. सो द रूल विल टिल्ट टुवर्ड्स मास M. समझ में आ गया? सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं है, इजी है. अब व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट नाउ? अभी जो परिस्थिति है इसमें तो इक्विलिब्रियम में वो है नहीं, रिजल्टेंट तो जीरो नहीं है. इक्विलिब्रियम होता तो हम बोल देते कि रिजल्टेंट इज जीरो. इनफैक्ट वी हैव डन क्वेश्चंस इन प्रीवियस क्लास जहां पर इक्विलिब्रियम में जब बॉडी था तो रिजल्टेंट जीरो होता है. ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है. तो अभी रिजल्टेंट क्या है, थर्ड पार्ट को मैं यहां कर रहा हूं. अभी रिजल्टेंट क्या है? तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट को एल्जेब्रिक सम कर दो, साइन के साथ ऐड कर दो. रिजल्टेंट मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज टेकन पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मोमेंट इज टेकन नेगेटिव. ये पता होना चाहिए. तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, इट विल बी टेकन पॉजिटिव 1500. इसको ऐड करो किसके साथ? क्लॉकवाइज मोमेंट के साथ. क्लॉकवाइज मोमेंट इज टेकन नेगेटिव, सो माइनस 1000. अब सब्ट्रैक्ट करो, 1500 माइनस 1000 इज 500. 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर. साइन ऑटोमेटिकली क्या आया? प्लस आया, माइनस तो नहीं आया. प्लस आने का मतलब है ब्रैकेट में लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज. डू नॉट फॉरगेट टू राइट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, अदरवाइज मार्क्स विल बी कट. नंबर 4, अगर ये नेगेटिव आता, मान लो कि अगर किसी तरह से ये नेगेटिव आता, तो फिर हम उस नेगेटिव साइन को हटाते नेक्स्ट स्टेप में और ब्रैकेट में लिखते क्लॉकवाइज. इनफैक्ट वी डिड इट ऑल्सो इन प्रीवियस न्यूमेरिकल्स, जहां पर हमारा नेगेटिव में आया, जैसे इस क्वेश्चन में -2 न्यूटन मीटर आया था रिजल्टेंट, और फिर हमने माइनस को हटा दिया नेक्स्ट स्टेप में. और माइनस का मीनिंग क्या होता है? माइनस मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट, मीनिंग को हमने लिख दिया क्लॉकवाइज. सो वी डिड दिस इन प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीवियस लेक्चर्स, इस तरह के क्वेश्चन रिजल्टेंट निकालने वाला, राइट? देखना बहुत जरूरी है, हमने काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स किया है. अगर प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देख रहे हो तो फिर कुछ सीखोगे नहीं. बहुत इंपॉर्टेंट, सिलेक्टिवली हमने क्वेश्चंस एक के बाद एक हम कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ही यूजफुल है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारी सिंसियरिटी जरूरी है. विदाउट सिंसियरिटी फिर मेरा मेहनत भी बेकार जा रहा है, तुम्हारा मेहनत भी बेकार जाएगा. सिंसियरिटी रहनी चाहिए. जिस सिंसियरिटी के साथ मैं वीडियोस को कर रहा हूँ, तुम्हें भी उस सिंसियरिटी के साथ वीडियोस को देखना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना है. ओके, नंबर 4, हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम्स? अभी तो बैलेंस नहीं है, क्योंकि अभी तो रिजल्टेंट मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज मोर. हमने अभी भी चेक भी कर लिया कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज 1500, क्लॉकवाइज इज 1000. सो रिजल्टेंट इज 500 ग्राम फोर्स एंटी क्लॉकवाइज, 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर्स एंटी क्लॉकवाइज. सो रिजल्टेंट मोमेंट अभी हमारा जीरो नहीं है, मतलब कि इक्विलिब्रियम की स्थिति में वो नहीं है स्केल. लेकिन आप कैसे उसको इक्विलिब्रियम की स्थिति में लाओगे, मतलब आप कैसे उसको बैलेंस करोगे? क्वेश्चन इज टेलिंग हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड, मतलब ये कि आप उसको इक्विलिब्रियम में कैसे लाओगे. बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम्स, तो आपको 50 ग्राम्स
यानी वेट के टर्म्स में बात करें तो 50 ग्राम फोर्स वेट दिया जा रहा है, आप उसको बैलेंस करके दिखाओ। तो ऑब्वियसली दिस रूल इज tilted right now towards this anti-clockwise side। तो मुझे जो मास m है उसको मुझे किस साइड रखना है, ऑन द अदर साइड, क्योंकि इधर तो ऑलरेडी भारी है ना, इधर तो ऑलरेडी झुका हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑलरेडी ज्यादा है तो उधर तो ऑलरेडी झुका हुआ है। बेसिकली इट इज द फिगर इज लाइक दिस, ये ऑलरेडी टिल्टेड है इस साइड, एंटी क्लॉकवाइज साइड। तो मुझे अगर इसको सीधा करना है तो मुझे ऑन दिस आर्म, जिसको मैंने अभी गोल किया जिस साइड को, दिस साइड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इस आर्म में मुझे इस 50 ग्राम मास को रखना है, तब जाके वो इक्विलिब्रियम की स्थिति में आएगा। तो आई एम रीड्राइंग द फिगर कि हमारा फिगर अब कुछ ऐसा होगा। अब देखो कितना सिंपल है, फिगर ड्रॉ करके करना कितना इजी होता है। हमने मीटर रूल बना लिया 0 से 100, एग्जैक्टली बीच में हमने बना दिया 50 सेंटीमीटर, जहां पर इसका रूल, ये जो रूल है उसका वेट है 100 ग्राम फोर्स। पिवट तो हमने 40 पर किया हुआ है, इसको तो हमने चेंज किया ही नहीं कभी, पिवट इज एट 40 फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये हमारा 10 पर है, अभी 10 सेंटीमीटर पर है हमारा ये m ग्राम फोर्स, जो कि है 50 ग्राम फोर्स। अच्छा, अब हमें क्या 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 दिया गया है, 50 ग्राम्स का मास, यानी 50 ग्राम फोर्स वेट, उसको हमने इस साइड कहीं रख दिया। वी डोंट नो व्हाट डिस्टेंस इट इज, द डिस्टेंस मे बी less than 50, it may be exactly 50 centimeter mark, or it may be more than 50। मैं क्या बोल रहा हूं नहीं समझ में आया। इस पॉइंट पर ये जो अननोन एक पॉइंट है कहीं पर भी, बट वी नो दैट एटलीस्ट इट इज ऑन दिस साइड ऑफ द फल्क्रम, उस साइड होगा। तो जिस आर्म को मैंने अभी शेड किया है उस आर्म में हमें सस्पेंड करना है, लेकिन कहाँ करना है वो मुझे नहीं पता। तो ये जो हमें एक वेट दिया गया 50 ग्राम्स, 50 ग्राम फोर्स, इसको हमने कहीं पर भी रख दिया। वी डोंट नो व्हाट डिस्टेंस इट इज, लेट दैट डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट बी x, बट एटलीस्ट वी नो दैट ऑन दिस आर्म ओनली वी आर गोइंग टू सस्पेंड, बिकॉज उस साइड तो ऑलरेडी भारी है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस x है, ये जो मुझे निकालना है वो एक्चुअली ये 50 सेंटीमीटर मार्क भी हो सकता है, 50 से कम भी हो सकता है, 50 से ज्यादा भी हो सकता है। इन दिस फिगर राइट नाउ आई हैव शोन इट मोर देन 50, है ना, यहाँ मोर देन 50 सेंटीमीटर मार्क, यहाँ से यहाँ 40 से 50 हुआ, और उसके 50 के बाद हमने यहाँ सस्पेंड किया। लेकिन हो सकता है कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चले कि नहीं, ये तो 50 से भी कम डिस्टेंस है, 50 सेंटीमीटर से कम हो सकता है, 45 में मुझे सस्पेंड करना पड़े, हो सकता है 50 पर ही सस्पेंड करना पड़े, वो कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा। तो तुम कहीं पर भी इसको सस्पेंड करके दिखा दो फिगर में, अब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। सॉल्व करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस 50 ग्राम फोर्स, एंड क्लॉकवाइज मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस 100 ग्राम फोर्स एज वेल एज दिस 50 ग्राम फोर्स। तो हम अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगाते हैं, क्योंकि अभी तो हमने इसको इक्विलिब्रियम में ला दिया है। इस 50 ग्राम फोर्स वेट को हमने x डिस्टेंस पर रखा, तो ये इक्विलिब्रियम पर आ गया है, बैलेंस हो गया है। मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है। तो अभी हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, anti-clockwise moments is equal to clockwise moments. Anti-clockwise moment is because of this 50 gram force, this one, and the distance from pivot is 40 minus 10, that is 30. Clockwise moment is because of this 100 gram force, and the distance is 100 gram force का pivot से distance है 50 minus 40, that is 10. प्लस, हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक और 50 ग्राम फोर्स है जो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, एंड दैट इज एट अ डिस्टेंस x. Okay, so 1500 is equal to 1000 plus 50x. तो 500 is equal to 50x. x का वैल्यू 10 आ गया। x का वैल्यू 10 आया मतलब क्या, 10 सेंटीमीटर्स? नहीं, x का वैल्यू 10 आया का मतलब, फिगर में ध्यान से देखो, फिगर में ध्यान से देखो कि 40 से जो डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर के बाद x का वैल्यू कितना आया, 10, मतलब 40 के बाद और 10 सेंटीमीटर ऐड करो, तो वहां पर हमने इसको सस्पेंड किया, क्योंकि x का वैल्यू हमारा 10 आया। तो 40 के बाद कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस, 40 प्लस 10, मतलब व्हाट इज द मार्क, मार्क इज 50 सेंटीमीटर मार्क। दैट मीन्स बेसिकली व्हाट वी डिड, कि हमने एक्चुअली कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चला
कि ये जो 50 ग्राम फोर्स वेट है हमारा, ये जो 50 ग्राम फोर्स वेट को हमने सस्पेंड किया है, इनफैक्ट दिस वन, दिस इज एक्चुअली सस्पेंडेड ऑन ऑन दिस 50 सेंटीमीटर मार्क ओनली। इस 50 पर ही हमने एक्चुअली इसको सस्पेंड किया था, क्योंकि हमारा x का वैल्यू 10 आया, 40 प्लस 10 इज 50। हालांकि हमने जो फिगर इनिशियली ड्रॉ किया था उसको तो हमने यहाँ पर कहीं 50 पर नहीं किया, थोड़ा दूर पर किया था, बट तब तो हमें पता नहीं ना था कि x इज गोइंग टू कम 10, यानी इस 50 ग्राम फोर्स को हमें एक्चुअली 50 सेंटीमीटर में सस्पेंड करना है। वो कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चला। तो क्या हमें इस फिगर को काट कर फिर एडिट करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। लीव द फिगर एज इट इज, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट वे ऑफ डूइंग। डोंट थिंक कि फिगर में तो हमने 50 सेंटीमीटर पर शो नहीं किया इस 50 ग्राम फोर्स को, तो क्या हमारा मार्क्स कट जाएगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, बिकॉज बिफोर सॉल्विंग वी डिड नॉट नो। सो हमने एक फिगर में कहीं पर भी अज्यूम करके इस 50 ग्राम फोर्स को शो कर दिया था। अब सॉल्व करने के बाद पता चला कि दिस 50 ग्राम फोर्स इज गोइंग टू बी इज टू बी सस्पेंडेड एट 50 सेंटीमीटर्स मार्क ओनली, क्योंकि x का वैल्यू 10 आया है। ठीक है, तो फिगर को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेट द फिगर बी एज इट इज, चेंज करना भी नहीं चाहिए तुमको। ठीक है, अब फाइनली आंसर क्या लिखेंगे? देयरफॉर द मास 50 grams must be suspended at mark 40 plus 10 which is 50 centimeters। हो गया, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। काफी लेंदी था ये क्वेश्चन, इजंट इट? 20 मिनट्स लगा, 21 मिनट्स लगा रादर एक क्वेश्चन को करने में, क्योंकि इसमें काफी कॉन्सेप्ट्स थे। तुम्हें समझ में आया ना? आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स रियली वेल। इस एक क्वेश्चन को इतना हमने समय इसलिए लिया क्योंकि इसमें सुनामी ऑफ कॉन्सेप्ट्स वर देयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए हो ना, तो बहुत कुछ समझ गए हो एक्चुअली। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ बॉय, अच्छा, प्रीवियस में कहीं पर अगर तुमको पॉज करने की जरूरत है, प्रीवियस क्वेश्चन में वीडियो को पॉज करने की जरूरत है तो पॉज कर लो, या पीछे जाकर पॉज कर लो और उसको अच्छी तरह से देखो, समझो, लिख लो, अपने से लिखकर प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। मुझे तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा ये। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ बॉय weighing 20 kgf sits at one end of a 4 meter long seesaw। तो एक सीसॉ है, सीसॉ का जो फलक्रम होता है वो हमेशा उसके मिड पॉइंट पर होता है। ये लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में कहीं पर। कभी ऐसा सीसॉ देखे हो? ये सीसॉ है और उसका जो फलक्रम है वो बीच में ना होकर किसी एक साइड में है? बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सीसॉ का क्वेश्चन जब भी आएगा, एक चीज तुमको अज्यूम कर लेना है, क्या? कि उसका फलक्रम हमेशा उसके मिड पॉइंट पर होगा सीसॉ का। दिस इज एन assumption that you have to make automatically। So when a boy weighing 20 kg sits at one end, किसी एक साइड में एक लड़का बैठ गया सीसॉ का, और वो सीसॉ का लेंथ दिया हुआ है वन एंड ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग सीसॉ। तो 4 मीटर लॉन्ग सीसॉ है, सीसॉ का फलक्रम एग्जैक्टली उसके मिडिल में होता है। दैट मीन्स from this end it is 2 meters, from this end it is again 2 meters, 2 meters and 2 meters। ये मिड पॉइंट है ओ। समझ में आया? ये अजम्पशन है, ये हमेशा तुमको अज्यूम करना है जब भी सीसॉ का क्वेश्चन आए, फलक्रम को हमेशा मिड पॉइंट पर बनाना, और मिड पॉइंट से हमारा दोनों साइड का डिस्टेंस टोटल 4 मीटर था, तो 2 मीटर 2 मीटर हो गया, सिंपल है। नाउ अ बॉय sits at one end of the seesaw, किसी भी end में तुम you can make him sit at end A, or you can make this boy sit at end B। Let me know, as of now, draw the boy at, I will not draw the boy, I will rather draw the weight, indicate the weight of the boy। weight always acts downwards। what is the weight of the boy? 20 kgf। so weight मैंने draw कर दिया लड़के का 20 kgf at one end। you can even draw it on at end B also। अच्छा, कैसे पता कि किसी एक एंड पर ही होगा, बीच में कहीं नहीं बैठा हुआ है? क्योंकि सीसॉ में यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, मैं अपने मर्जी से नहीं बोल रहा हूं कि ही इज सिटिंग एट एंड। यहां लिखा हुआ है एट वन एंड। एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब आइदर पॉइंट ए इज वन एंड और पॉइंट बी इज वन एंड। ओके, इसलिए मैं यहां पर नहीं शो किया हूं क्योंकि सीट यहां पर रहता है, सीट एंड्स पर ही होता है। लेकिन वो हम एज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर जो दूसरे पार्ट का जो आंसर होगा, मैन को हमें कहाँ बैठाना है वो देखना, वो बीच में कहीं बैठेगा समवेयर एल्स, वो हम सॉल्व करेंगे। इसलिए ये मत सोचना कि सीट है तो सीट पर ही हमें बैठाना है, वो बात नहीं है।
यह क्वेश्चन में बोला गया है कि ही सिटिंग एट वन एंड। इसको पढ़कर हमने इसको किसी एक एंड में ड्रॉ किया है, एंड ए में ड्रॉ किया है, एंड बी में भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये हर एक चीज का मीनिंग होता है। एट वन एंड लिखा हुआ इसलिए हमने एंड में किया है। अगर लिखा हुआ होता है सिटिंग एट 1 meters फ्रॉम द फल्क्रम, तो यहां से बीच में ये इस पॉइंट को हम चूज करते, सपोज पॉइंट का नाम हम पी दे देते, ये पॉइंट, एंड दिस डिस्टेंस इज 1 meters, और तो बॉय को हम यहाँ शो करते 20 kgf। अगर लिखा हुआ होता ये सिटिंग एट 1 meters फ्रॉम द फल्क्रम एट एनी वन साइड ऑफ द फल्क्रम, ठीक है, लेफ्ट साइड बोलता तो यहाँ, राइट साइड बोलता तो इधर करते 1 meters। हालांकि ऐसा बोला नहीं है, तो एग्जैक्टली हर एक वर्ड का मीनिंग को समझो। यहाँ बोला है सिटिंग एट वन एंड, तो किसी एक एंड में हमने उसको ड्रॉ कर दिया। ओके, सिंपल। नाउ इट गेट्स डिप्रेस्ड एट दिस एंड, ऑब्वियसली इधर बैठ जाएगा तो इधर डिप्रेस्ड हो जाएगा, इधर झुक जाएगा सीसॉ। हाउ कैन इट बी ब्रॉट टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय अ मैन? आप इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कैसे लाओगे? एक दूसरे आदमी को बैठाकर जिसका वेट है 40 kgf। तो क्या हम इस साइड बैठाएंगे 40 kgf वाले को? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ऑलरेडी इट इज डिप्रेस्ड ऑन दिस साइड। इधर 40 kgf को बैठाएंगे तो ये और डिप्रेस्ड हो जाएगा। सो वी नीड टू मेक द मैन सिट समवेयर ऑन दिस साइड ऑफ द सीसॉ। वी डोंट नो वेयर विल ही सिट। तो मैंने ये बोला कि सीट पर ही वो बैठेगा, ऐसा बात नहीं है। नाउ वी विल टेक एनी रैंडम पॉइंट बिकॉज वी डोंट नो वेयर ही विल सिट। यहाँ पर चूज कर लिया कोई भी पॉइंट, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एक कोई भी पॉइंट चूज कर लिया था। ऑब्वियसली हमें साइड पता होना चाहिए किस साइड में, जैसे ये यहाँ पर हमने चूज कर लिया था पिछले क्वेश्चन में। फिर बाद में कैलकुलेशन करने के बाद पता चला कि दिस पॉइंट इज एक्चुअली 50 cm पॉइंट ओनली, इट इज नॉट अदर पॉइंट। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे on this side of this of the seesaw because we know that it is definitely be going to be on this side। तो एक पॉइंट चूज कर लिया, वो पॉइंट का डिस्टेंस हम x ले लेंगे फलक्रम से, ये डिस्टेंस x ले लिया हमने, एंड दिस इज 40 kgf, दिस मैन का वेट 40 kgf। अभी ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया सीसा जब हमने ऐसा किया, x डिस्टेंस पर इस 40 kgf वाले इंसान को बैठाया। तो नाउ व्हाट डू वी डू? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगाएंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ, बिल्कुल सिंपल, अब कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, anti-clockwise moments is equal to clockwise moments. Anti-clockwise moment is produced because of this 20 kgf, and what is this distance from the fulcrum? 2 meters. Clockwise is because of this 40 kgf, what is the distance? X meters. So 40 and 40 will get cancelled, 20 to the 40 and this is 40, so x is 1 meters, 1 meters। हालांकि हमने फिगर में ड्रॉ भी वैसे ही किया है, करेक्ट। देखो हमने इसको ऑल्दो अंदाजे से हमने इस पॉइंट को एग्जैक्टली इस 2 meters के मिड पॉइंट पर शो किया है, वो तो कोइंसिडेंस था, हो सकता है कि हम यहाँ पर शो करते हैं उसको, तो क्या हमें उसको एडिट करके फिर बीच में लाना था? बिल्कुल भी नहीं। ये 1 meters पर वो बैठेगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 1 meters होगा फ्रॉम द फल्क्रम, वो हमने निकाल लिया। तो इसको प्रॉपर सेंटेंस में लिखना है, और हमने कोइंसिडेंटली फिगर में भी देखो 1 meter और इधर तो ऑब्वियसली 2 meter का आधा 1 meter होगा, तो कोइंसिडेंटली ये करेक्ट डायग्राम भी दिख रहा है हमें कि 2 meters के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर हमने 40 kgf को शो कर दिया है। ये कोइंसिडेंट है, ऐसा मत सोचना कि ये हमें ऐसा फिगर ही बनाना है। यू कुड हैव इनिशियली ड्रॉन द पॉइंट हियर, यहाँ पर तुम 40 kgf को शो करते, आंसर 1 meter आता, तो क्या इसको एडिट करके मिटाकर फिर बीच में लाना जरूरी था इधर? बिल्कुल भी नहीं। Are you getting my point? I hope you are getting what I'm saying, right? फिगर जैसा भी बने वो रहने दो, आंसर तुम्हारा करेक्ट आना चाहिए 1 meters। और फिर यहां लिखना therefore the man weighing 40 kgf must sit at a distance of 1 meters from the, कहां से distance? From the fulcrum of the seesaw, that is understood, of the seesaw is understood। 1 meter कहां से? From the fulcrum। अब किस साइड? जिस साइड लड़का बैठा हुआ है उस साइड नहीं, on the other side, on the other side, ये लिखना जरूरी है, on the other side,
ऑन द अदर साइड लिखना जरूरी है, 1 मीटर फ्रॉम द फल्क्रम लिखना जरूरी है, या फिर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द सीसॉ भी लिख सकते हो क्योंकि फल्क्रम ही मिड पॉइंट है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, हलवा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायग्राम in figure 1.33, ignore the figure number. Let me clear the screen first of all. There are some text written from before. Let me erase the screen so that we get a wide screen. Yes, let me do the same thing for the next page as well. Okay, see, we have a question in front of you. The diagram in figure 1.33, सबको दिख रहा है? फिगर नंबर को इग्नोर करो, क्वेश्चन को देखो। This figure shows a uniform meter rule weighing 100 gram force pivoted at its center. वाह, क्या क्वेश्चन है, मजा आ गया, मजा आ गया। एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है तुम्हारे सामने यूनिफॉर्म मीटर रूल है। हेलो फोकस, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका वेट है 100 ग्राम फोर्स। वेट किस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है चिल्ड्रेन? देखो, प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने वेट को ड्रॉ किया है हमेशा 50 सेंटीमीटर्स पर हमने ड्रॉ किया। अगर वो 100 सेंटीमीटर का रूल है तो उसका वेट उसके मिड पॉइंट पर होगा, और अगर वो हाफ मीटर रूल है, 50 सेंटीमीटर्स का रूल है, तो उसका मिड पॉइंट होगा 25 सेंटीमीटर मार्क, वहां पर उसका वेट को हम शो करेंगे। ऐसा हमने किया है हर इस तरह के क्वेश्चन में हमने वेट को शो किया है फिगर में, और इस वेट के द्वारा एक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, उस मोमेंट को भी हम कैलकुलेट कर रहे थे। जैसे इधर क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हुआ था, कैलकुलेट किए थे। इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट इज जस्ट फ्रॉम बहुत कुछ, इसमें ऐसा नहीं कि कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट है। ट्विस्ट का मतलब कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, तुम खुद ही देखोगे कि इस 100 ग्राम फोर्स के वजह से कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। कैसे सर? फोर्स की वजह से तो मोमेंट प्रोड्यूस होगा सर, क्यों नहीं होगा? आप तो पिछले क्वेश्चन में बोले करवाए हैं कि वेट को इंडिकेट करो और उसके वजह से भी मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब तुम खुद देखो भाई, ये रूल का वेट है 100 ग्राम फोर्स, और उसको पिवट भी हमने मिड पॉइंट पर ही किया है। दैट मीन्स O इज द मिड पॉइंट, यहाँ लिखा हुआ है पिवटेड एट इट्स सेंटर O। इस रूल का सेंटर O है, और इसी सेंटर पर इसका वेट भी एक्ट हो रहा है। तो अगर हम फिगर में शो करें इसका वेट, तो इसको तो मुझे O पर ही शो करना होगा, जैसे मैंने अभी शो किया है 100 ग्राम फोर्स। अब हम अगर इस 100 ग्राम फोर्स के वजह से कितना मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो डिसाइड करें, क्लॉकवाइज मोमेंट या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट का? फोर्स इनटू डिस्टेंस। पिछले क्वेश्चन में भी तो हमने वही किया था। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, फोर्स इनटू डिस्टेंस, पिवट से कितना डिस्टेंस है इस वेट का, वेट ऑफ द रूल का पिवट से, पिवट कहा था 40 सेंटीमीटर था, कितना डिस्टेंस है? तो यहाँ तो 50 माइनस 40 10 सेंटीमीटर था, तो हमने मोमेंट निकाला 100 ग्राम फोर्स इंटू 50 माइनस 40, दैट इज 1000 आया था। लेकिन इस क्वेश्चन में ये डिस्टेंस तो जीरो है, क्योंकि हमने इसको पिवट पर ही सस्पेंड, पिवट ही हमारा वो पॉइंट है जहां पर ये वेट सस्पेंडेड है। द वेट इज एट पॉइंट O and point O is the pivot. So what is the distance? What is the distance between this 100 gram force and the pivot? Zero distance. No distance is there, because the force is also at point O and the pivot is also at point O. ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं बताओ? कॉन्सेप्ट को, तुम्हारे कंसेप्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाने का क्वेश्चन है। तो यहां पर ये जो 100 ग्राम फोर्स, इसको हम फिगर में शो अगर करें भी तो भी इसका हमें कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, बिकॉज दिस फोर्स इज नाइदर प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज मोमेंट नॉट प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, बिकॉज there is no distance between the pivot and the line of action of this force. The line of action of this force lies on the pivot itself. That means the distance, perpendicular distance, is zero. So it is neither producing clockwise moment nor producing anti-clockwise moment. So the clockwise moment is produced only because of this 250 gram force, and the anti-clockwise moment is produced only because of this 150 gram force. Because these forces are at some distance from the pivot. Pivot से कुछ distance पर है, और वो distance indicated भी है 40 सेंटीमीटर्स, यहाँ 20 सेंटीमीटर्स। तो हम 150 ग्राम फोर्स के द्वारा कितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है वो हम निकाल सकते हैं। 250 ग्राम फोर्स के द्वारा कितना क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो निकाल सकते हैं। और 100 ग्राम फोर्स का तो
पिवट से कोई डिस्टेंस ही नहीं है, वो तो जीरो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है ऐसा, इसलिए कभी मत सोचना कि वेट ऑफ द रूल विल ऑलवेज प्रोड्यूस अ मोमेंट। नहीं, अगर वेट ऑफ द रूल and the point of fulcrum means pivot point are the same points, मिड पॉइंट पर ही तुमने उसको पिवट कर दिया है और वेट तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट पर होगा, तो फिर उस वेट की वजह से कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा। सिंपल, एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है ना, इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं था, सिंपल है। सिंस आर इज जीरो तो एफ इंटू जीरो कर दिया तो मोमेंट इज जीरो। ओके, नाउ two weights 150 gram force and 250 gram force hang from the points A and B of the meter rule such that OA is 40 centimeters, OB is 20 centimeters. ये सारी चीजें तो फिगर में शो किया गया है, 40 centimeters, 20 centimeters. Now calculate the total anti-clockwise moment about O. Total anti-clockwise moment about O. It is equal to this force 150 gram force into the distance is 40 centimeters. So 15 force are 60, 0 gram force centimeters. This is anti-clockwise. We have already written the word anti-clockwise, so we need not write in bracket. Although it is better you write it anti-clockwise. लिख लो, अच्छा है. Although we have written it here. Next is total clockwise moment about O. Total clockwise moment about O, and this is because of this 250 gram force. The distance is 20 centimeters. So 22s are 50, 0 gram force centimeters clockwise, and obviously anti-clockwise moment is more. 6000 is more than 5000. That means it will rotate in anti-clockwise direction. Now in the third question they're asking the difference of anti-clockwise and clockwise moments. So difference को हमेशा हम पॉजिटिव में देते हैं. Okay, difference in moments, we can say moments, anti-clockwise and clockwise moments. So 6000 minus 5000 gram force centimeters, which is nothing but 1000 gram force centimeters. ये difference हो गया. Then come to the fourth part, the distance from O where 100 GF weight should be placed to balance the rule. अभी तो बैलेंस नहीं है ना, अभी तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल नहीं है, तो अभी बैलेंस नहीं है. अभी कहाँ झुका हुआ है? अभी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज की तरफ बेंड किया हुआ है, इधर झुका हुआ है, 150 ग्राम फोर्स की तरफ झुका हुआ है. तो इसको आप बैलेंस कैसे करोगे? अगर आपको 100 ग्राम फोर्स वेट दे दिया जाए, उसको आप सुटेबल प्लेस पर रखकर इसको बैलेंस करो. तो 100 ग्राम फोर्स को हम किस साइड रखेंगे? ऑब्वियसली इस साइड कहीं रखेंगे, इजंट इट? इधर तो ऑलरेडी झुका हुआ है, 150 ग्राम फोर्स के साइड तो ऑलरेडी झुका हुआ है, तो हमें इसको 250 ग्राम फोर्स के साइड कहीं रखना है. अब कहाँ रखना है वो मुझे नहीं पता बिना सॉल्व किए हुए, तो हम एक रैंडम पॉइंट चूज कर लेंगे. पहले तो मैं इस फिगर को इधर एक कॉपी कर लेता हूँ, सो दैट तुम लोग एक ड्रॉ कर लो, फिगर में करना ही पड़ेगा. और हमें एक नया वेट मिला 100 ग्राम फोर्स, क्वेश्चन बोला है, उसको हम इस साइड कहीं पे सस्पेंड कर दिए. वी डोंट नो विच place it is, let it be point C, and what is the distance from pivot we don't know, let us take x. देखो सॉल्व करने के बाद हो सकता है कि x का वैल्यू लेस देन 20 आ जाए. यहाँ पर तो फिगर में हमने इसको 20 से ज्यादा डिस्टेंस पर शो किया है. ओके, ड्रॉ किया है कि हमने उसको 100 ग्राम फोर्स को 20 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पर रखा है. हालांकि सॉल्व करने के बाद हो सकता है 20 सेंटीमीटर से कम आ जाए वैल्यू, हो सकता है 20 सेंटीमीटर ही आए, या फिर हो सकता है 20 से ज्यादा आए. तो फिगर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो फिगर है वो रहने दो. सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं क्या आता है. अब ये जो 150 ग्राम फोर्स है ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, 250 इज प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज मोमेंट एंड 100 ग्राम फोर्स इज आल्सो प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज मोमेंट, राइट? तो अब तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगा सकते हैं, वो स्टेटमेंट लिख दो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स. दीज स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, इनको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, इस पर मार्क्स रहता है. सो 150 into 40, so that we have already done. Anti-clockwise moment is 6000 gram force centimeters.
Clockwise moment is 250 into 20 is 5000. We have already calculated it earlier. अब लेकिन इसके साथ plus 100 ग्राम फोर्स into this x. इसका डिस्टेंस कितना है इस 100 ग्राम फोर्स का पिवट से x सेंटीमीटर, तो 100x ग्राम फोर्स सेंटीमीटर. अब इसको सॉल्व करो. 6000 minus 5000 is 1000 is equal to 100x. तो तुम्हारा ये 10 आ गया. देखो x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर्स आया. तो मैंने बोला था ना कि x का वैल्यू हो सकता है 20 से कम हो. तो फिगर एक्चुअली ऐसा हमने 100 ग्राम फोर्स को इधर हमने सस्पेंड एक्चुअली नहीं किया. फिगर में हमने जो ड्रॉ किया है उसमें तो हमने 20 से ज्यादा शो कर दिया है. इनफैक्ट होना चाहिए था ऐसा. अगर ये पॉइंट O है, यहां से यहाँ 20 है जैसा फिगर में है, इधर हमारा 250 है, तो हमने इस 100 ग्राम फोर्स को कहीं इधर एक्चुअली सस्पेंड किया है. Not after 250 but before 250 because x has come 10. But this we did not know before solving. तो before solving तो हमने इसको फिगर में शो किया है that it is being suspended. 250 के बाद में हमने शो किया है. तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. Let the figure be as it is. Solve हमने किया तो 10 आ गया. अब हम यहाँ लिखते हैं therefore the 100 gram force weight must be suspended at a distance of 10 centimeters from the pivot या fulcrum on the right side. ये right side हो गया. ठीक है, क्लियर हो गया कि 10 सेंटीमीटर्स ऑन द राइट साइड फ्रॉम द पिवट. देयर वी हैव टू कीप दिस 100 ग्राम फोर्स वेट, देन इट विल बी परफेक्टली बैलेंस्ड. लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, फॉर दिस लेक्चर टुडे. अच्छा लग रहा है ना? लास्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करने से पहले तुम लोगों को मैं बोल दूं कि एक भी लेक्चर मिस नहीं हो, इसके लिए तुमको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टू कीप माई मोटिवेशन ऑन, please share the channel with your friends. Tell your friends that Sunando sir is doing physics over here. Also, we are doing chemistry. There's a separate playlist for the first chapter of chemistry. We have already started it. So that, you know, the channel gets some growth from your end. You can help it out. It is not in my hand completely. It is on your hand also. तो help करो channel को grow करने में. मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए. So इतना कर सकते हो. Okay. और ताकि ज़्यादा स्प्रेड हो, इसका तुम लोग मुझे हेल्प करो. ऑल राइट, सब्सक्राइब करो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. ऑल्सो लाइक द प्रेस द लाइक बटन इफ यू लाइक इट, इफ यू फाइंड दिस वीडियोज यूजफुल. ओके, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल कैन बी बैलेंस्ड एट द 70 सेंटीमीटर मार्क. यूनिफॉर्म मीटर रूल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. अब तो इस तरह का क्वेश्चन हमारे लिए हलवा बन चुका है. यूनिफॉर्म मीटर रूल है, यहाँ है 0 सेंटीमीटर, यहाँ है 100 सेंटीमीटर. इसको हमने बैलेंस किया एट 70 सेंटीमीटर मार्क. यहाँ है 50 सेंटीमीटर्स, यहाँ कहीं 70 होगा. इसको हमने यहाँ पर बैलेंस किया हुआ है 70 सेंटीमीटर मार्क. व्हेन अ मास ऑफ 0.05 kg इज हंग फ्रॉम 94 सेंटीमीटर्स मार्क. तो 94 सेंटीमीटर कहीं यहाँ पर होगा. 94 सेंटीमीटर मार्क पर हमने 0.05 kgf, देखो kg तो मास था, 0.05 kg was the mass. और जब हम फिगर में ड्रॉ करेंगे we will write in terms of weight. तो 0.05 kgf लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है. ये अब बैलेंस्ड है. 50 सेंटीमीटर्स पर वेट ऑफ द रूल को इंडिकेट करना मत भूलो. The weight we don't know या mass we don't know. Let the mass be m and unit we are using kgf. So m kgf is the weight of the rule. And will this m produce any moment? Now yes, obviously, क्योंकि pivot से इसका कुछ distance है ना, 70 minus 50. 20 centimeter is the distance from the pivot. So this m is going to produce anti-clockwise moment. And 0.05 kgf is going to produce clockwise moment. Very simple. So draw the diagram of the arrangement. We have already drawn. Find the mass of the meter rule, that we can find by principle of moments. According to principle of moments, अब मैं पूरा sentence नहीं लिखने वाला हूँ, तुम लोग लिखो. एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स. एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज m into this distance is 50 minus 70, 20.
I mean 70 minus 50, 20 is equal to, here we have 0.05 kgf into what is this distance? 94 minus 60. No, sorry, 70, because 70 is the our pivot. So 94 minus 70 is 24. Now we have m is equal to 0.05 into 24 divided by 20. All right. So that is 0.06 m का वैल्यू आ गया. तो what is the mass of the meter rule? B, therefore final statement लिखना, the mass of the meter rule is 0.06 grams, sorry kg, क्योंकि यहाँ पर kgf था वेट, तो मास हो जाएगा kg, ग्राम नहीं होगा, kg, 0.06 kg. सो आज हम इतना तक करते हैं. मुझे उम्मीद है जितना क्वेश्चन हमने किया तुम लोग को अच्छा लगा, मजा आया, समझ में आया. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके, इन दिस चैप्टर वी हैव दिस टॉपिक. ओके, आफ्टर दिस these numericals. So center of gravity से हम begin करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो.